क्लास 10th विषय हिंदी गद्य का जो पाठ है 9 नंबर आविन्यो, शायद ये आखिरी पाठ है गद्य का। किसके बाद भी अभी तो बहुत है। नौबत खाने में बात है, ये है शिक्षा और संस्कृति है, ये है नहीं। चलिए आविन्यो देखते हैं। आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आविन्यो पद गद्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत माने कि यात्रा करने गए थे, उसी में जो सोचे वो समझे वो लिख दिए नहीं। आविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोन नदी के किनारे बसा हुआ। चलिए ला शत्रुज क्या है? ईसाइयों का मठ है नहीं। चलिए पिकासो कौन थे? चित्रकार थे पिकासो। चलिए आविन्यो की ख्याति किस रूप में है? रंगमंच है, जहां पर तरह तरह के नाटक हुआ करते हैं नहीं। चलिए अभ्यास और बोध देखते हैं। कुछ इसके अभ्यास के प्रश्न जो हैं उसको देख लेते हैं। आविन्यो क्या है और वह कहां पर स्थित है, अवस्थित है? आंसर है आविन्यो एक स्थान है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है और यह एक पुराना शहर है। क्या है? पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर है। अगला है हर बरस आविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? मतलब हर साल कथी होता है आविन्यो में? तो आंसर है गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस यहाँ पर होता है। कब होता है? गर्मी के मौसम में। हर साल गर्मी में यहाँ पर लोकप्रिय रंग समारोह होता है, हर बरस, हर साल होता है। हाँ गर्मी 6 महीना में होता है, गर्मी में होता है। जैसे कि गर्मी में आम मिलता है, अब 6 माह कब होता है उसका डेट फाइनल नहीं, वही लोग करते होंगे। और रंग समारोह में हम लोग थोड़ी नहीं जाएंगे भाई, जो लोग कवि महान होंगे वही लोग जाएंगे। हाँ अभी भी होता हो। लेखक तुरंत गए थे। लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे? वहाँ उन्होंने क्या देखा और सुना? तो आंसर है पीटर बुर्के का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था। मतलब कि महाभारत जो संस्कृत भाषा में था उसका अनुवाद किया गया था, किए थे कौन? पीटर ब्रूके। उन्हीं का प्रदर्शन होने वाला था महाभारत का दूसरे भाषा में, कौन? फ्रांसीसी भाषा में शायद नहीं। तो वहाँ पर लेखक को निमंत्रण दिया गया कि आप आइए और इस महाभारत का जो आपके देश का महाभारत है उसको जा देखिए कि यहाँ पर कैसन बताया गया है, कैसन किस रूप में बताया गया है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा वगैरह कीजिएगा, आइएगा, है ना। गुण दोष के बारे में थोड़ा बताइएगा। इसी के लिए वो उसको बुलाया गया था, निमंत्रण भेजा गया था और लेखक आविन्यो गए थे और वहाँ जाकर अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थल भी देखे और देखे क्या कि सब बदल गए हैं। सब समय के अनुसार तो सब बदलवे करता है। पहले बहुत पहले गए होंगे, अब गए तो बदला हुआ नजर आ रहा है उनको। अगला है ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ पर अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? बहुत सारा प्रश्न है के बारे में। पहला प्रश्न है ला शत्रुज क्या है? तो फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, फ्रेंच के जो शासक थे, फ्रेंच मतलब फ्रांस के जो शासक थे वो पोप थे ना। पोप किसे कहते हैं? ना पोप किसे कहते हैं? पोप आए नहीं, पोप स्थान नहीं है। पोप राजगद्दी हुआ, माने कि एक उपाधि हुआ। पोप कहते हैं ईसाई के धर्म गुरुओं को। पोप ईसाई में जो गुरु लोग थे ना उसको कहते हैं पोप। तो पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। ठीक है कि भाई पोप सब क्या क्या करता है उस पर नजर रखने के लिए हमें एक किला बनवाया था। वो किला को कहते हैं क्या? ला शत्रुज। उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। उसमें क्या किया गया था? एक कला केंद्र बनाया गया था। कला केंद्र मतलब क्या? कला से संबंधित जितने भी बातें चीज होती है, कला मतलब पेंटिंग वगैरह सब कुछ, उससे संबंधित बातें वहाँ पे होती है। वहाँ पे गतिविधियाँ की जाती है, मतलब वहाँ पे पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है, पेंटिंग एग्जीबिशन वगैरह सब होता है वहाँ पे। ठीक है, कला केंद्र। अभी इन दिनों वहाँ पे रंगमंच होता है, मतलब कि वहाँ पे हर साल कोई ना कोई नाटक वगैरह किया जाता है, साहित्यिक नाटक वगैरह। ठीक है, तो ला शत्रुज क्या था? तो एक पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया किला था। क्या था? किला था।
जिसका उपयोग अभी हम लोग रंगमंच के रूप में कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाल शतरंज का अंतरंगन विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उन स्थापत्य की मौन स्थापत्य क्यों कहा है। लाल शतरंज में जो वह किला था, उस किला में लेखक गए थे, कौन? अशोक वाजपेयी जी गए थे। तो लेखक वहाँ पर गए ना, तो उनको जब वो अंदर गए तो अंदर सबका जो रंग माहौल देखे, वहाँ का जो माहौल देखे, उस माहौल का बड़ा ही वर्णन किए हैं और वर्णन करके बताए हैं कि ये कैसा है। तो मौन का स्थापत्य है, मतलब कि सुंदरता तो बहुत अच्छा भरा हुआ है, वहाँ मौन है, मतलब सुनसान सन्नाटा है वहाँ पे एकदम। ऐसा लेखक क्यों कहे हैं, आप जरा अपने शब्दों में बताइए इसको, ठीक है। तो किताब पढ़ेंगे तो ना पता चलेगा। अगला तो इसका आंसर क्या देखिए, लाल शतरंज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला है ना, जो काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ भी है, ठीक है। इसके भीतर का भाग जो ईसाई संतों का चैम्बर बने हुए हैं, इसके भीतर में क्या बना हुआ है, ईसाई लोगों में, ईसाई धर्म में जो संत लोग हुआ करते थे उनको रहने के लिए चैम्बर बना हुआ है। चैम्बर माने क्या, घर, ठीक है। और चैम्बर सुसज्जित है। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हुए हैं। कौन सदी के फर्नीचर? 14वीं सदी का जो है फर्नीचर, आराम करने वाला कुर्सी वगैरह, टेबल उबल सब लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल सब लगा हुआ है ना। चैम्बर माने जैसे कि एक हॉल है ना, तो हम अपना रहने के लिए एगो ऑफिस बना लिया, हम कहा ये मेरा चैम्बर है, ऑफिस है। इस शिक्षक लोगों का चैम्बर है, वो किताब का रखने का चैम्बर हो गया, मैंने चैम्बर अपना एक जगह हो गया, घर की तरह। कमरा जिसे हम लोग कहते हैं ना कमरा, उसी प्रकार से चैम्बर कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो बनवाए हुए थे। और क्या था, वहाँ पे फर्नीचर लगे हुए थे। चैम्बर के मुख्य जो द्वार था, द्वार उसका गेट कब्रगाह के चारों ओर बने गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे? कब्रगाह के चारों ओर गलियों में खुलते थे, मतलब जहाँ ही दरवाजा खुलिएगा मुख्य गेट, कब्रगाह में निकलिएगा आप, ठीक है। यानी भूत उत आने के सीधे रास्ता था, या मरने के बाद भूत बनिए आराम से, है ना। कब्रगाह के चारों ओर गलियों में खुलते थे। कार्थिसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करते थे। उनका दिमाग था, कार्थिसियन जो समुदाय के लोग थे ना, उन लोगों के दिमाग में ये था कि मौन ही सबसे बड़ा होता है, मौन ही समाधि है, समाधि ही मौन है, और मौन में रहकर ही कोई अच्छा चीज़ हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान से कनेक्शन मिला सकते हैं। पर भगवान से नेटवर्क जोड़ना है तब मौन में जाना पड़ेगा, एकदम सावधान रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, एकांत होना पड़ेगा। ऐसी उनकी भावनाएँ थी। अतः लेखक इसे मौन का स्थापत्य की संज्ञा दिए हैं कि लेखक को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जाने के बाद आदमी आराम से सुकून की ज़िंदगी जी सकता है, मौन होकर यहाँ पे रह सकता है, कोई हड़ खड़खड़ नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला तूफान नहीं है, बड़ा शांत जगह है। तो ऐसा लेखक को लगता है, इसीलिए वो लेखक ये कहते हैं कि ये मौन का स्थापत्य है। क्या है? मौन का स्थापत्य है। और हमको भी कहा जाए, लेखक जो लिखेंगे वही ना हम देखेंगे। अब हम तो वहाँ पर थोड़ी ना गए हुए हैं लाल शतरंज में। लाल शतरंज में कौन गए थे? लेखक गए थे। तो लेखक गए, लेखक लिखे, हम तो खाली पढ़ के उसको समझ के लिख सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं कि ऊपर लिखल का बात नहीं बदल सकते हम लोग, वही बात है। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक ने क्या क्या उपलब्धियाँ रही? मतलब कि लेखक अभिमन्यु गए तो कथी लेकर गए, और लेकर गए तो वहाँ पर कथी किए, क्या उनका बात सार्थक रहा कि नहीं रहा, इसके बारे में बताना है। तो आंसर है, लेखक अभिमन्यु गए थे तो हिंदी का एगो टाइपराइटर ले लिए थे। क्या लेके गए थे? हिंदी का टाइपराइटर, मतलब टाइपिंग मशीन लेके गए थे टाइप करने के लिए। लेखक थे, कुछ लिखेंगे, अब या तो पेन से लिखे तो टाइपराइटर पर टाइप कर दिए। अब पेन से लिखने में क्या होता है कि लिख देने के बाद में आप मिटा के कीजिए तो कागज से बहुत बर्बाद होगा। और टाइपराइटर में क्या, जैसे कि आप कंप्यूटर में या कौन चीज़ में टाइप करते हैं तो गलती होगा तो इरेज कर दीजिए, कट कॉपी पेस्ट करने का सिस्टम होता है। और कोनो लाइन लिख दिए तो बीचों में घुसा के लिख सकते हैं। क्या आए नहीं, कॉपी पर लिखिएगा तो बीच में घुसाइएगा, बीच में तो जगह रहेगा तो घुसाइएगा, नहीं तो नहीं घुसेगा उसमें कोनो चीज़। इसमें टाइपराइटर में क्या है, जो माने बीच में, जैसे मान लीजिए 4 लाइन लिख दिया, बीच में घुसाना 2 लाइन, तो कोई बात नहीं, बीच में जाकर कर्सर डालिए और जो टाइप करना टाइप कीजिए, अपने आप आगे पीछे घुस जाएगा। क्या ये होता है? तो इसीलिए टाइपराइटर लेके गए थे, ठीक है। और 3-4 पुस्तकें लेके गए थे, किताब से ले गए थे, राइटर थे तो कुछ पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। और कुछ संगीत के टेप्स लेके गए थे, माने कि सीडी के लेके गए थे ताकि लगा के आराम से कुछ गाना उना भी सुनेंगे। रोमांटिक भी आदमी थे, है ना। अब पहले अभी के ज़माना थोड़ी ना कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके गाना सुनेंगे, वो नहीं थे सिस्टम। अब वहाँ पे रहे वो क्या दिन? 19 दिन रहे। क्या दिन रहे? 19 दिन रहे। अब 19 दिन में 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 तक वो रहे।
दोपहर तक रहे वहाँ पर 10 नवंबर 1994 के दोपहर तक रहे वो। कुल 19 दिन में वहाँ पर रहकर 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिख दी। मतलब लेखक नहीं थे, समझिए भूत थे, और भूता जगह पर रहते थे तो दिमाग में भूता हो गया था। खूब लिखते थे आराम से। हम लोग को, अगर आप लोगों को कह दिया जाए, हम लोगों को कह दिया जाए, अगर हमको ही कह दिया जाए कि ये वो कविता लिखिए, तो कहेंगे एक जन्म लगेगा शायद। ये कविता लिखने में 7 जन्मों लग जाएगा, और वो कविता लिखाया कि नहीं लिखाया वो कोनो गारंटी नहीं। वो कहीं से चोरी करके लिखेंगे का, क्योंकि पढ़ेंगे तो उसमें 2 लाइनें में से निकालेंगे, 2 लाइनें से निकालेंगे, 2 लाइनें से निकालेंगे, कट कॉपी पेस्ट करके वो बना देंगे क्या, ये नहीं करेंगे। ये कविता लिखल पर ही पार नहीं लगेगा हम लोगों को। और वो जो है वहाँ से 35 को कविता लिख दिए, 23 को गद्य रचना कर दिए, 27 को। आदमी नहीं थे समझिए, प्राचुत मैंने आदमी जीन थे, जीन है ना। अलादीन के चिराग हाथ में लग गया था उनको शायद, फटाफट लिखते जा रहे थे। उसमें से आधो हम लोग लिख लेंगे तो लाइफ बन जाएगा क्या। इनको देखिए 19 लिख ले गए, वो में आराम से लिखे। चलिए उसी में लिखते हैं तो उसमें कविता एगो लिखते हैं, तो उसमें नाम है, कविता का नाम है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। क्या कविता है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। और यह कविता आपके किताब में भी दिया हुआ है, किताब में भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? तो प्रश्न क्या है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण प्रस्तुत करते हैं। लेखक ने एक कविता लिखा है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, तो उसमें लेखक ने ऐसा क्यों बताया है कि पत्थर भी आदमी की तरह इंतजार करते हैं किसी का। ऐसा क्यों बताया है? ऐसा लेखक को कहा लग रहा है कि पत्थर आदमी है, माने पत्थर का मानवीकरण क्यों किए हैं लेखक? पत्थर का मानवीकरण करने का मतलब हुआ कि पत्थर को आदमी काहे बूझे हैं। लेखक को ऐसा काहे लगता है कि पत्थर भी किसी का इंतजार करता है। काहे ऐसा लगता है? मानवीकरण काहे किए है, यही प्रश्न है। इसका आंसर क्या है? कवि महोदय एकांतवास में मौन में विश्वास रखने वाले एक संप्रदाय के स्थान में थे। कहाँ पर थे? एक ऐसा स्थान पर थे जहाँ पर आदमी मौन रूप से रह सकता है, ना तो हर खड़ कुछ वहाँ पे नहीं था। उसके ऊपर से भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। अब जब आदमी मौन साधना में रहेंगे तो मौने से चारों ओर मौने वाला सिस्टम दिखाई देगा उनको। अब वो बैठे हुए थे तब पत्थर को देखते थे, कहते पत्थर भी किसी का इंतजार कर रहा है। अजीब हाल है भाई, पत्थर तो पत्थर है, वो पड़ल है। अब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, पक्षी चहा रहे हैं, बच्चे अभी नहीं खेल रहे हैं, शुक्र कीजिए कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो उधर का हल्ला गुल्ला होता है, सामान उमान हर एक माल नहीं बिका रहा ना, तो हल्दी आता और कौन दाल बिकाता है में है ना, चद्दर गमछा सब बिकाता है, तो हल्ला उल्ला होते रहता है टाइम हम लोगों को। अभी शांत है, अलग बात है, हल्ला गुल्ला होता रहता है। जब आदमी शांत होता है ना तो कोई चीज़ उसको लगता है कि वो जिंदा है। ऐसे भावना के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमको दिखाई दे रहा है कि पिलर जिंदा है, पिलर भी हमसे बात कर रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम है ना, क्या वो तो मेरी प्रॉब्लम है। हम पिलरे पे कविता लिख देंगे कि हाय रे पिलर उस पर लिख रहे हैं कि पिलर भी किसी का इंतजार कर रहा है। तो हमारी सोच है पिलर तो पिलर है, हमें जुड़ा हुआ है क्या। हम लोग रोज़ देखते हैं वही पिलर है, वही पिलर उतनी मोटाई उतनी चौड़ाई उतनी लंबाई है, तो किसी का इंतजार कैसे कर रहा है? तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि उसके में आँख है, पाँव है, दिल है, हृदय है, किसी का इंतजार कर रहा है। तो मेरी सोच है। उसी प्रकार से लेखक को एकांत में रहते रहते, एकांत की भावना आते आते दिमाग में ऐसा आ गया कि पत्थर भी उनको इंतजार करता हुआ दिखाई देता है। वे एकाएक मौन के रूप की प्रतीक्षा कर रहे पत्थर का मानवीकरण कर डालते हैं, और मौन में रहते रहते उन पत्थर को भी आदमी मान के एक कविता लिख डालते हैं कि इनका क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, कविता लिख देते हैं क्या। तो वो सब उनकी मतलब एक एकांतवास में रहने का प्रभाव था। आदमी जहाँ पे जैसा रहता है उसी का प्रभाव पड़ता है ना, जहाँ पे जैसा रहिएगा उस के मन और चित्त शांत होता है। क्या होता है कि नहीं? जैसे अभी साफ सुथरा जगह देखते हैं तो मन शांत है आप लोगों का, है कि नहीं? ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि साफ सुथरा जगह पे आदमी का मन शांत रहता है, और मन शांत रहता है तो समझ में ज़्यादा आता है, ये भी एकदम क्लियर है। और बताने वाला को भी सुविधाएँ होती हैं, जैसे आप मुँह बताने में सुविधा हो रही है और आपके सुनने में भी सुविधाएँ होगी इससे। मगर बातचीत करते का माहौल बिगाड़ लेते हैं हम लोग ज़्यादा, तो फिर वो माहौल बिगड़ जाता है, पढ़ने का माहौल नहीं रह पाता है। तो लेखक जैसा माहौल में जाते हैं वैसा माहौल के आसान रचना करते हैं, और इस प्रकार से पत्थर का भी मानवीकरण कर डालते हैं। अगला प्रश्न है, आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। आविन्यों
एक अच्छा जगह था, तो लेखक सम्मान देते हैं उस जगह का, कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताना है आपको। तो आंसर है क्या, बता देखिए, वे सुंदर, लेखक बताते हैं अभिनव के बारे में, वे सुंदर, निरीब, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। कैसी रातें थी? नीरव, नीरव मतलब क्या कि कोई हल्ला गुल्ला तूफान नहीं है। सघन, वहाँ पे सब लोग सघनता से, मतलब चारों तरफ पेड़ पौधा है, ये सब है ना। आए निविड़ माने होता है कि एकदम नीरस, मतलब कि वहाँ पे कोई इंटरटेनिंग वाला झाड़ किरताल डांस वगैरह कुछ बात ये सब कुछ नहीं हो रहा है, एकदम निरीव है। निरीव मतलब क्या, जैसे पड़ल है वैसे ही पड़ल है, एकदम सुनसान। जैसे कि कब्रगाह में जाइएगा तो कितना पड़ल रहता है, वैसे सब लोग है, अस्थि वहीं पड़ल है, कुत्ते उधर खा रहे हैं मांस, कुछ लोग का जैसे चिताएँ जल रही है, ऐसा नीरव है। मतलब वहाँ पे कोई इंटरटेनिंग वाला सिस्टम नहीं, उत्सव नहीं मनाता, ऐसा होता है। सघन, सुनसान एकदम, दिन और रात है। भय है, डर भी लग रहा है, अब पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई है, मतलब कि डर भी लग रहा है और पवित्र भावना भी मन में उत्पन्न हो रहा है। और कैसा हो रहा है, मन में आसक्ति से भी भरी हुई है कि डर भी लग रहा है कि कहीं से कोई हमला न कर दे, भूत ऊत, है ना, जो भी हो। यह पुस्तक उन सभी स्मृतियों का दस्तावेज है, और इस पुस्तक में वे सभी जितने भी स्मृतियां हैं, स्मृतियां माने मेमोरी, मेमोरी माने याददाश्त, जितनी भी यादें वहाँ पे उनको आती है, लेखक को जो मन में विचार आते हैं, डर भय जितनी भी चीज़ लगते हैं, सबको उसमें लिख डालते हैं। आविन्यो को उसी मठ में रहकर लिखी गई है। जो आविन्यो जो पाठ दे पढ़ रहे हैं, वही भूताहवा प्लेट मठ में रख के लिखा गया है। बच के रहिएगा, रात में नहीं पढ़िएगा, नहीं तो कहीं वहीं से निकलेगा कोई। वही मठ में रख के लिखे हुए हैं, प्रिंटिंग करके छपा छपा के सबकी किताब में डाला गया है। हाँ, आदमी रहता था, मगर रात में एकदम सुनसान हो जाता था पूरा। आदमी आता था घूमने के लिए, जैसे घूमने उमने की जगह होता है ना, उसे घूमने के लिए आया, यदा कदा आदमी आया, घूम को चले गए। अब देखिए, आविन्यों को उसी मठ में रखकर लिखी गई है। कवि प्रजाति ही भी जो पाया उसी पे गहरी कृतज्ञता मन में है, मतलब जो पाया, जो मन में देखा, जो सोचा, बस उसी की कृतज्ञता रख लिया और मन में उसके बारे में बड़ाई लिख दी। कवि ऐसे व्यक्ति ये होते हैं, जहाँ ना जाए रवि वहाँ पे जाए कवि, जहाँ पे सूर्य के प्रकाश भी नहीं जाते हैं वहाँ पे कवि की सोच जाती है। समझिए, समझिएगा ना, कवि क्या नहीं सोचते हैं, कवि हर चीज़ सोच सकते हैं। कवि तो एक पत्थर को भी इंसान बना देते हैं, इंसान को भी पत्थर बना देते हैं सोच से अपना, है ना। कवि उसी को तो कहते हैं जो शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ बयां कर देती है। कवि जहाँ पे गए, जिसका कृतज्ञता मन में आ गया, जिसको मन में भावना प्रेम आ गया, उसको बस उसके बारे में लिख दिए, है ना। चाहे वो फूल हो, चाहे कीचड़ को भी बना देते हैं, बढ़िया से लिख देंगे वो, है ना। हम लोग उसी फूल को देखेंगे तो कुछ दिमाग में नहीं आएगा, वही फूल को कभी देख लेंगे तो नया नया कविता लिख देंगे। अपना अपना व्यू होता है, व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है ना भाई। अगला है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है और क्या विषमता है। क्या ऐसा है कि पत्थर में और हमारे जीवन में कोई एक जैसा समानता है? कवि बताते हैं है, तो उनको बताए हैं कवि, आप सुनिएगा, अभी हम सुनाएंगे आपको, हम नहीं कह रहे हैं। कवि बताते हैं कि हमारे जीवन में और पत्थर में समानता है और कुछ विषमताएं भी हैं। क्या है उसको बताने जा रहे हैं। देखिए, मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। जीवन प्रयत्नशील पथ पर अग्रसर होता है और हम हमेशा चलते रहते हैं। हमारा जीवन हमेशा चलता रहता है। अगर हम आज 19 वर्ष के हैं तो कल 19 वर्ष एक दिन के हो जाएंगे और परसों 19 वर्ष 2 दिन के हो जाएंगे, और इस प्रकार से हमारा जीवन जो है, समय जो है चलता रहता है। और इस चलने के क्रम में कभी सुख, कभी हमको खुशियाँ मिलती है तो कभी दुख भी मिलते हैं। खुशी और दुख का जो गम, खुशी और गम के जो है ना, हमेशा पल्लू माने आपके जो साय है, वो साया है, साथ साथ चलते रहते हैं, एनी टाइम चलते रहते हैं। पत्थर भी जैसे आप रहते चलते हैं, उसी तरह से पत्थर भी शीत और ताप दोनों में सानिध्य पाता है। पत्थर जो होता है ना, कड़की के गर्मी पड़ता है, वो में भी बाहर अकेला पड़ रहता है, और पत्थर गर्मी को सहता है, उस गर्मी का एहसास करता है। और जब ठंडा की कड़क ठंडक पड़ती है तो ठंडा को भी बर्दाश्त करता है। ठीक मनुष्य की तरह जो सुख भी पाता है और दुख भी पाता है, उसी प्रकार से पत्थर भी शीत को भी पाता है और उष्णता को भी पाता है, गर्मी और सर्दी दोनों को महसूस करता है। ठीक है, और दोनों की भावना को पत्थर मन में सहेजे रखता है।
मानव जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को मन में रखता है, सुख और दुख की भावना को, अनुभव को मन में रखता है, उसी प्रकार से पत्थर भी, हम लोग तो कुछ बोल भी देते हैं, लिख कर व्यक्त कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, मगर पत्थर मूक रहता है, पत्थर गूंगा बन के रहता है, वह किसी को सुख दुख नहीं बताता है कि हमें क्या सुख मिला है और क्या दुख मिला है। हर स्थिति से गुजरता है, उसे अभिव्यक्त नहीं करता है। मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, मनुष्य अपनी कविताओं में शब्द लिखते हैं, लेकिन पत्थर निशब्द कविता रचता है। मतलब कि पत्थर जो है ना, बिना शब्द के ही कविता बोलता है। मतलब पत्थर बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ लिखे ही सब कुछ कह देता है कि हम किस प्रकार से गर्मी, सर्दी, बरसात सबको सहन करते हैं, सबको बर्दाश्त करते हैं और सबके साथ रहते हैं, वहीं पर पड़े रहते हैं, और मौन में भी बहुत कुछ कह देते हैं, है ना, बिना कुछ लिखे भी बहुत कुछ कह देते हैं। मनुष्य झुक कर नमन करता है, लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। जब किसी का नमन करना होता है, किसी को प्रणाम करना होता है, तो सर को थोड़ा झुका लेते हैं, सर को झुका के प्रणाम करते हैं, मगर पत्थर बिना सर झुकाए ही सबको नमन करता है, क्योंकि पत्थर तो निर्जीव है, कैसे से सर झुकाएगा। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में पत्थर में समानता भी है और विषमता भी है। समानता यह है कि हम लोग जिस तरह से सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से पत्थर भी सर्दी गर्मी का एहसास करता है, और हम भी अपने दुख दर्द को संजोए रखते हैं, वो भी दुख दर्द को संजोए रखता है। फर्क इतना ही है। विषमता क्या है कि हम लोग कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अपने दुख दर्द को बयां करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। पत्थर बिना शब्द के ही बयां करता है। हम लोग जब किसी का नमन करना होता है, किसी को प्रणाम करना होता है, तो सर झुका के प्रणाम करते हैं। पत्थर किसी को बिना सर झुकाए ही प्रणाम करता है और नमन करता है। तो यही बात, दोनों में कुछ समानताएं भी है और कुछ विषमताएं, मतलब कि कुछ एक जैसा गुण भी है, कभी कभी कोनो गुण अलग अलग भी है। क्लियर है समझ में? चलिए अगला है, इस कविता से आप क्या सीखते हैं। तो इस कविता में, इस पाठ में कविता भी दिया हुआ है, आप कविता देखिएगा, बीच में ही कविता डाल दिया होगा, है ना। तो इस कविता से हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना चाहिए। कि जिस प्रकार से पत्थर मौन रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है, उसी प्रकार से हमें भी मौन रहकर, माने बिना किसी को बताए कि हम बड़ा पढ़ते लिखते हैं, बड़ा पढ़ने में धुरंधर आदमी हैं, बिना किसी को बताए अपना मन क्रम वचन से एकदम काम में लगे रहेंगे और अपना पाठ याद करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, सभी फार्मूला को याद करते रहेंगे, सभी चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे, और जब वक्त आएगा एग्जाम में लिखने का तो वहाँ पर लिखेंगे और अच्छा नंबर से पास करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे अंदर काबिलियत है। ठीक है, यह कहते हैं क्या कि हमें मौन रख कर काम करना चाहिए। हल्ला गुल्ला करके डीजे बजा कर नहीं बताना चाहिए कि हम बहुत पढ़ने लिखने में तेज तराक हैं, न तो नज़र लग जाती है किसी की। ऐसे भी किसी को ज़्यादा काबिल बनना नहीं चाहिए, दूसरों को नज़र में नहीं आना चाहिए कि हम बहुत तेज़ है पढ़ने में। आजकल दुनिया में नज़र में आ जाइएगा तो उससे भी दिक्कत हो जाता है, समझ गए। ज़्यादा धनवान है, पैसा हो जाता, कुछ पैसा हो जाता तो लोग देखता है, अहंकार करने लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तुम्हारा कौन वैल्यू है मेरे सामने में, अहंकार हो जाता है। कितना लोगों के पास तरीका में क्या विद्या हो जाता है तो लगता है कि हमारे पास बहुत विद्या हो गया, हम क्या, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत पढ़ने लिखने में तेज है, ये कर सकते हैं, वो सब करते हैं। अहंकार उसको मार देता है। और ज़्यादा कोई भी चीज़, शक्ति, सौंदर्य, सुंदरता भी आती है तो कहते हैं हम तो बहुत सुंदर हैं, हमको कौन पीछे हरा सकता है, हम तो सुंदर है, हम फेयर लवली नहीं लगाते तो ये चमकते हैं। तो ऐसा दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये सब जो होता है ये मौन रखने की चीज़ होती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको मिली है, विरासत मिली है कि आप तेज हैं, आप संभाल के रखिए, आप सुंदर हैं, संभाल के रखिए उस यौवन को, सुंदरता को, आप ताकतवर हैं, उसको संभाल के रखिए। बॉडी का प्रदर्शन हर समय नहीं करते रहिए कि हम बहुत बॉडी बिल्डर है, ताकतवर है, ये है वो है, क्योंकि इसको प्रदर्शन करने से बार बार इसका नाश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि झंझावत मतलब देखिए, हाँ इसके बता रहे हैं, अनेक प्रकार के झंझावतों को सहन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। झंझावत माना होता है झगड़ा झंझट, है ना। आप लाइफ से यहाँ से निकलिएगा ना तो आपके जीवन में तरह तरह के झगड़ा झंझट, बात विवाद आते हैं जीवन में। कभी अपने भाई से झगड़ा हो जाएगा, कभी बहन से झगड़ा हो जाएगा, कभी अपनी माँ से झगड़ा हो जाएगा, कभी आपकी माँ के किसी दूसरे माँ से झगड़ा हो जाएगा, कभी पड़ोसी झगड़ा कर लीजिए, कभी मम्मी पापा झगड़ा कर लेते हैं। तरह तरह की झंझावत होते हैं। झंझावत मतलब झगड़ा झंझट होते हैं कि नहीं होते हैं। अब उन झगड़ा झंझट को सहते हुए अगर आप पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो वही आपके जीवन का वही जीवन का इतिहास में लिखा जाता है आपका, कि आप कितने काबिल व्यक्ति हैं। नहीं तो आप भी उसी झगड़ा झंझट में पड़ जाते हैं, आप भी झगड़ा गुड़ा करने लगते हैं, गाली गलौज मारपीट करने लगते हैं, तो फिर आप कहाँ उस सफलता प्राप्त कीजिएगा, आप तो झगड़ा में उलझ गए, है ना। तो झंझावत की अवस्था को सहिए और मौन रहकर पढ़ाई कीजिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। यही हमें पत्थर सिखाता है,
ठीक है, और पत्थर से हमें ये सीख लेना चाहिए, और कविता में यही कवि बताया। अगला प्रश्न है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर लेखक बैठते हैं और पानी में पाँव ऐसे लगा लगा के, कभी हाथ लगा के देखते हैं, कभी नदी को निहारते हैं और लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कहते हैं, नदी के तट पर बैठा हुआ लेखक को लगता है कि जल स्थिर है। क्या है? जल स्थिर है और नदी तट बह रहा है। मतलब नदी को इतना ना गौर से देखते हैं कि नदी रुका हुआ और खुद चलता हुआ महसूस होता है उनको। होता है, जब हम किसी चीज़ को गंभीरता से देखेंगे तो स्वाभाविक उसमें डूब जाते हैं, उसको सोचने लगते हैं। कभी लेखक देखिए, नदी में जब पानी होता है वो स्थिर नहीं होता। आप जानते हैं, तालाब का पानी रहता है ना, वो स्थिर होता है। नदी का पानी स्थिर रहता है। आप डूबा घाट में जाइएगा कि यह पानी स्थिर रुकल है, पानी स्थिर नहीं रुकल है। पानी को गौर से देखते हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है कि पानी स्थिर है, आप ही चल रहे हैं। जबकि उल्टा हो रहा है कि आप किनारा पर बैठे हुए हैं, पानी चल रहा है ना। तो कभी को ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है कि कभी बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगते हैं, इसलिए उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम भी नदी के संग संग बह रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होने लगता है, क्योंकि लेखक को नदी से बहुत प्रेम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए नदी के पास रहने लगते हैं और वे स्वयं नदी हो गए हैं। उनको लगता है कि हम नदी के पास रहते रहते स्वयं नदी की धाराओं में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, ऐसा लेखक को लग रहा है। और कहते हैं क्या, नदी के पास रहने लगते हैं और स्वयं नदी हो गए हैं, और स्वयं में नदी की झलक देखते हैं और अपने आप में भी नदी का झलक देखते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर भी नदियाँ हैं जो बह रही है, बह रही है, बह रही है, और हम भी उनके साथ बह रहे हैं, बह रहे हैं और बहते जा रहे हैं। इस प्रकार से उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो भावना में डूब चुके हैं। नदी की जो चाल है, नदी की जो अस्थिरता है, नदी के जो जलधाराएँ हैं, उसमें लेखक डूब चुके हैं, उनमें खो चुके हैं। और इस प्रकार से खो चुके हैं कि उनको इतना भी एहसास नहीं हो रहा है कि वो स्थिर है, नदी के पानी चल रही है और आप वो रुके हुए हैं, नदी के पानी चलती जा रही है। ऐसा उसको एहसास नहीं हो रहा है। लेखक को लग रहा है कि वो भी उसके साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, ये सब ख्याल है। ख्याल होता है ना, कभी कभी जब आप किसी ख्याल में खो जाइएगा तो आपको भी ऐसा महसूस होने लगेगा कि हम भी उसके साथ साथ जा रहे हैं, हवा के संग संग जा रहे हैं, बादलों में घूम रहे हैं। ऐसा महसूस होता है। सामान्यतः लोगों को नहीं होता है, क्योंकि सामान्य लोग हैं। स्पेशल लोगों को होता है, वो कवि होते हैं, चिंतक होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, महान ज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, जो संसार के मोह माया से जुड़ के हट जाते हैं, वो वैसे लोग होते हैं। उन लोगों को ऐसा महसूस होता है। हम लोगों को, आम लोगों को क्या पता चलता है? हम लोगों को खाने पीने से फुर्सत कहाँ मिलता है ना। आम लोगों को ये सब समझ में नहीं आते फीलिंग। कभी आम लोग थोड़ी ना है, आम लोगों तो 19 दिन में थोड़ी लिख देते उतना कविता। क्या वो 35 कविता लिख दिए, 27 गद्य लिख दिए 19 दिन में। और मैं गीतों सुने होंगे, टेप रिकॉर्डर लेके गए थे, हैं टाइप राइटर से टाइप वो कर दिए। हाँ बताया, 19 दिन में आपको फेयर करने के लिए कहेंगे हिंदी का, तो हिंदी का फेयर नहीं हुआ है। और वो पूरा फेयर करने में हाथ खा जाता है, उसको याद नहीं होता है। अब बताइए 19 दिन में वो कविता लिख दिए, 35 कविता लिख दिए, बताइए। गद्य 27 को लिखे, 100 अलग। तो समझ सकते, साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। अब समझ में आ गया ना। अशोक वाजपेयी जी साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। शायद किनके भाई थे वो? कौन? अटल बिहारी वाजपेयी के भाई थे कहाँ? कि मनोज वाजपेयी के थे? अशोक वाजपेयी नहीं, ऐसे हम बोल रहे हैं। तो चलिए, आप बात आती है नदी के तट पर बैठे लेखक को किसकी याद आती है? यादों आती है। क्यों और क्यों आती है? हाँ, क्या बात, याद आती है। जब जब तेरी याद आती है। देखते किसकी याद आती है, पहले पढ़े की तरह बदलें। नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। आई देखिए, सोचे तो कुछ और निकल गया कुछ और। याद किसकी आती है? तो विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। अब विनोद कुमार शुक्ल कौन थे? तो आप पढ़े हुएगा मछली पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो क्या बात पढ़ा? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है मछली। तो विनोद कुमार शुक्ल जी एक कविता लिखे हुए हैं, उस कविता की याद आती है क्योंकि लेखक नदी के तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। और इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने विनोद कुमार शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगो और क्या, नदी चेहरा लोगो का
ऐसे कुछ होगा, से मिलने जाने की बात कहते हैं। उनकी रचना लेखक की प्रासंगिक लगती है, अतः लेखक को शुक्ल की कविता याद आती है। देखिए, एक कवि ही कवि की महत्ता को जान सकता है। एक कवि ही अच्छे कवि का गुणगान कर सकते हैं, एक कवि ही अच्छी कविताओं को समझ सकते हैं। जैसे एक प्रकार से एक सच्चे और शुद्ध हीरा की जो पहचान एक अच्छा जोहरी ही करते हैं, उसी प्रकार से एक अच्छी कविता के भावार्थ जो है एक अच्छे कवि ही बता सकते हैं। अशोक वाजपेयी निसंदेह एक अच्छे कवि है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। और विनोद कुमार शुक्ल भी बहुत ही अच्छे कवि थे। उनकी अब कवि ही कविता को लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक कवि दूसरी कविता की ऊपर प्रशंसा भी करते हैं कि कितना अच्छा लिखा है। आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, एक सिंगर ही सिंगर के गीत को परखता है। आप जज बना दिया गया, सिंगिंग के जज, जिसको संगीत का सारे गामा नहीं आ रहा, उसको बैठा दिया जाएगा कि संगीत कैसा गा रहा है बताइए। तो भाई आपको सुनने में अच्छा लगा, हाँ अच्छा है, नहीं सुनने में अच्छा लगा, नहीं अच्छा है। उस संगीत में क्या सुर है, तय है, लय ताल क्या है, वो तो वही बता सकता है जो अच्छा सिंगर होगा। उसी प्रकार से लेखक को उस कविता याद आता है कि नदी चेहरा लोगों की, तो इसे कोई कविता है जो विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हुए हैं। उस कविता को वो पढ़े थे ना, मछली भी लिखे हुए हैं, वो तो पाठ लिखे भी क्यों, तो हम लोग को पढ़ना है। मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, मगर एक कविता भी लिखे हुए। विनोद कुमार शुक्ल बहुत किताब में लिखे हुए थे, तो उनकी एक कविता याद आती है कि उसमें भी विनोद कुमार शुक्ल जी बताए हुए हैं कि नदी के संग संग कैसे बह जाता है, वो उनके विचार बह जाते हैं। तो उनको ये बात याद आने लगता है कि हम भी वही उनके ख्याल में डूब गए हैं का, उनको भी डूबा हुआ ऐसे महसूस होता है कि हम भी नदी के संग संग चलते जा रहे हैं, क्या बात है। उनको कविता याद आती है, ठीक है। जैसा परिवेश में रहिएगा उनकी चीज़ नहीं याद आएगा। अगला प्रश्न है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं? क्या नदी और कविता में भी एक जैसा कोई गुण है, समानता है? अगर है तो लेखक ने बताया है, उनको बताइए। देखिए आंसर क्या है। जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव के जीवन संगनी रही है। जान लीजिए, नदी आदिकाल से है, अभी भी है और आदिकाल तक रहे और भविष्य में भी रहेगी। उसी प्रकार से कविताएं भी आदिकाल से है, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। नदी में विभिन्न जगहों पर जल का आकार मिलते हैं और वह जल प्रवाहित होकर सागर में समाहित हो जाते हैं। नदी का गुण होता है कि उसमें तरह तरह के जल आकर मिलते हैं, विभिन्न नालों से, विभिन्न नदियों के, सहायक नदियों से नदियाँ के जल आते हैं और मिलते हैं, और वो सभी नदी जाकर समुद्र में जाकर अपना नाम खो देती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक, हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद भी उसमें जल घटता नहीं है, जल आते ही रहता है। सागर में गिर रहा है जल, पर सागर फिर जल उधर से आइए रहा है, नदी में जल कमता नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से कविता में भी तरह तरह की विडंबनाएँ आती है, तरह तरह के शब्द भंगिमाएँ आती है, जीवन की तरह तरह की छवियाँ, प्रतिकृतियाँ आती है। परंतु याद रखिए, कविताओं के जो तादाद है कभी भी कमी नहीं है। और जिस प्रकार से नदी में बिना जल का जगह नहीं होता है, उसी प्रकार से कविता में भी बिना शब्द के जगह नहीं होता, हर जगह शब्द भरा हुआ रहता है और शब्द का एक मीनिंग होता है। और लेखक यह बताते हैं कि जिस प्रकार से नदी में पानी भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से कविता में भी शब्द भरा हुआ रहता है। और नदी के बारे में जैसे बताते हैं कि वो शब्द जो है ना, शब्द पूरा हमेशा हमारे अर्थ को, नदी जो है पानी का जो बूंद में है, पानी है, उसे क्या करते हैं, हमारे जीवन को तृप्त करता है, हमारे जीवन को शीतलता लाती है। उसी प्रकार से जो शब्द है वो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। मतलब कविताओं को पढ़ने से हमारा मन जो है ना पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है, तरह तरह की भावनाओं को समझता है। इस तरह की बातें कर रही है लेखक, और दोनों में समानता बताए हैं, ठीक है। क्या और प्रश्न है टोटल में? लास्ट प्रश्न की, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? मतलब किसके पास में आप तटस्थ नहीं रह पाते हैं, मतलब कि ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकते हैं, और क्यों? तो उत्तर बताते हैं कवि, नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है। आप नदी के पास जाइएगा और कविता के पास बैठिए, मतलब कविता के पास बैठिएगा माने कविता को पढ़िएगा, तो नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, वह सबको भिगो देती है। मतलब नदी के छिटके जरूर कुछ न कुछ पड़ेंगे आप पे। और उसी प्रकार से अगर आप कविताओं के पास बैठिएगा, मतलब कविताओं को पढ़िएगा, तो स्वाभाविक है कि आप कुछ न कुछ उसकी भावनाओं में डूब जाइएगा, ठीक है। मतलब कविता आपको अपने अंदर डुबा लेगी।
कविताओं में वो पावर है कि कविताओं को पढ़ने के बाद हम उसमें डूब जाएंगे, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, बट उसमें हम लोग खो जाएंगे। ठीक है। कविता में न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मालाएं एवं शब्द भंगिमाएं आती है, पता नहीं कहाँ से। सब कविताओं को हम पढ़ते हैं, तरह तरह के शब्द, तरह तरह के चित्र सामने प्रकट होते हैं, जीवन की तरह तरह की छवियाँ आती है, प्रतिकृतियाँ आती है, आकृतियाँ मिलती है, और उसकी इतनी लंबी तादाद होती है कि उसकी अनुभूति से हम बच नहीं सकते हैं और उसमें हम भी खो जाते हैं। जैसे नदी के बगल में बैठेंगे तो पानी का छिटका पड़ जाएगा, उसी प्रकार से कविताओं को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें खो जाएंगे। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। पता नहीं खोते हैं कि नहीं खाते हैं तो बात समझ लें। ठीक है, लेखक की अनुभूति है, लेखक का ऐसा विश्वास है। तो आज के इतना ही। जय हिंद।